वेलकम गाइस। आज अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चंस तक कर लिया था। आज हम लोग 51 से शुरू करेगा। कल हम ये वीडियोस नहीं दे पाया, कुछ भाई भैया लोग का कुछ वो था, मीटिंग था, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 51 से आज हम लोग शुरू करेगा ना। ओके। ब्लैक रेन, ब्लैक रेन, a term sometimes seen. Black rain sometimes seen in news refers to. आप लोग ट्राई करो, क्या हो सकता है। आप लोग पढ़ा हो, ऐसा कुछ होता है तो बताओ हमको। देखो, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है जो वो तो आ ही सकता है, ठीक है। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर करंट अफेयर्स आएगा ना तो पूरा दुनिया में जो भी चल रहा है कुछ भी आ सकता है ना, तो वो सब सकेगा ज़रूरी नहीं, ठीक है। ज़्यादातर लोग नहीं सकेगा अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा जो जो कोई सुना ही नहीं, ठीक है। जैसे ये ब्लैक रेन एक ऐसा एक क्वेश्चन आ गया। तो ब्लैक रेन जो है, देखो क्या है बता रहा है। हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, बॉम्ब गिरा था, आपको ये याद होगा, ठीक है। तो वो जो ये हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा था, क्या हुआ था, यहाँ से बहुत सारा ऊपर गया था ना, ये डस्ट और न्यूक्लियर मटेरियल्स, ये सब आप लोग को ये याद होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस बार 75th एनिवर्सरी हुआ हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा था ना उसका, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है कि ये जो ब्लैक रेन है ना, ये रेडियो एक्टिव रेन है, ठीक है। रेडियो एक्टिव रेन है जो हिरोशिमा में आफ्टर द बॉम्बिंग ये होता है, ठीक है। तो ब्लैक रेन क्या, आप लोग ये समझो सिर्फ कि ये एक रेडियो एक्टिव रेन है, ठीक है। जानता है तो जानता है, नहीं जानता है तो नहीं जानता है, ऐसा टाइप वाला क्वेश्चन। ऐसा 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 क्वेश्चन में जहाँ पे कोई भी कुछ पता ही नहीं, एलिमिनेशन हम यूज़ ही नहीं कर सकेगा क्योंकि हमको इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। तो ऐसे समय में आप लोग वो करना है, अटेम्प्ट नहीं करना है अगर नहीं सकता है तो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। द आजिलामू इज ए फोक डांस फ्रॉम विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो नीसी और आदिनी ये सबको पता होगा ये बात, ठीक है। बहुत लोग को ये दोनों में कंफ्यूजन होगा, और बहुत लोग को मतलब आप लोग समझ रहे ना, बहुत लोग को जो वहाँ का है वो लोग तो सोच ही रहा होगा ये क्या क्वेश्चन है, ये तो ईजी है, ठीक है। मनपा वाला लोग सोच रहा होगा कि ये तो इतना ईजी है, सरदुपेन वाला भी सोच रहा होगा बहुत ईजी है, ऐसा क्या, ऐसा ये क्या बात हो। लेकिन बहुत लोग को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन आजी लामू ये नाम सुन के, लामू ऐसा नाम सुन के वहाँ तरफ का होगा ऐसा सोचेगा, वेस्ट वेस्ट अरुणाचल का होगा ऐसा सोचेगा, लेकिन ये दोनों में कंफ्यूज होगा। तो इसका आंसर क्या है, मोनपा। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द who among the following who among the following has the authority to extend the provision of part 9 of the constitution। part 9, इसका part 9 क्या आप लोगों को पता ही होता होगा। part 9 of the constitution relating to the पंचायत, इधर लिख भी दिया, ठीक है। part 9 relating to the पंचायत होता है, ये पहले याद रखना है, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पार्ट 9 में क्या है, तो पंचायत है, ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखो पार्ट 9 में क्या बोला है, ये इट्स रिलेटेड टू द पंचायत ना। तो ये जो पंचायत का जो वो है प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस को फिफ्थ शेड्यूल में कौन लाया है पूछ रहा है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल क्या है आपको हम बता चुका है। फिफ्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल एरियाज है कि नहीं। फिर सिक्स शेड्यूल क्या था, शेड्यूल्ड एरियाज था ना वो भी। अच्छा,
सिक्स शेड्यूल के बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुका है, यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल देखो, अभी ध्यान से सुनो। शेड्यूल एरियाज है फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल लिखो बेटर होगा। यस, देखो ये जो शेड्यूल एरिया है ना फिफ्थ शेड्यूल का, तो इसमें पंचायत का जो सिस्टम है ये लाने का काम कौन किया ये पूछ रहा है, ठीक है। ये कौन किया, देखो आपको ये कौन किया, अगर आपको थोड़ा सा भी पैसा का बारे में थोड़ा सा आइडिया ना, तब आपको ये आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो पैसा क्या है, एक एक्ट है, ठीक है, एक एक्ट है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, व्हाट इज पैसा बोल के नीचे ऑप्शन में दे देगा फुल फॉर्म्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पंचायत लिखो, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट है ये 1996 का, ठीक है। तो ये एक्ट पास होने के बाद ये पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी पंचायत को कहाँ में घुसा दिया, फिफ्थ शेड्यूल में घुसा दिया। फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में ये पंचायत भी लागू कर दिया, ठीक है। तो ये एक्ट पास होने के बाद ही हुआ। तो एक्ट कौन पास करता है, आंसर क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट पास करता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना, प्रेसिडेंट पास नहीं करता ना, पूरा पार्लियामेंट ही पास करता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, कंसिडर द फॉलोइंग, ये मिस्टेक हो गया, कंट्रीज ने स्टेटमेंट होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कोविड-19 इज ए बैक्टीरिया बट नॉट ए बैक्टीरिया बट ए वायरस। अच्छा, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि आउटर सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज कोरोना। आप लोग सोच के देखो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2, कौन सा होगा जल्दी बताओ। आप लोग अपना आंसर दे दिया होगा, अभी देखो। कोविड-19 इज नॉट ए बैक्टीरिया बट ए वायरस, ये राइट है क्या? बहुत लोग को राइट लग रहा होगा, ये रॉन्ग है। कोविड-19 जो बीमार का नाम है वो बैक्टीरिया का नाम नहीं, या वो वायरस का नाम नहीं, ठीक है। वायरस का नाम क्या है, SARS-CoV-2 ना, ठीक है। तो आप इसलिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ठीक है। कोविड-19 जो बीमार का नाम है, समझ में आ रहा ना, तो बीमार का नाम है, जैसा टीबी बीमार होता है ना, तो उसका बैक्टीरिया का नाम अलग है, लेकिन ट्यूबरक्यूलोसिस तो बीमार का नाम है ना, तो कोविड-19 भी बीमार का नाम, समझ में आ रहा ना, वो वायरस का नाम नहीं। तो इसलिए 1 जो रॉन्ग हो गया। आउटर सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज कोरोना, तो ये राइट है, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ ये सन का उसका नाम क्या है, कोरोना बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ओनली बी हो जाएगा, ओनली 2, मतलब बी जो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहे इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स डुअल यूज टेक्नोलॉजी, क्या बोला, डुअल यूज टेक्नोलॉजी ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। अच्छा, तो ये क्या है पहले आप ये समझो, ठीक है, ये क्या है पहले समझो। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ो, ठीक है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग अच्छा के लिए भी यूज कर सकते हैं और लड़ाई झगड़ा के लिए भी यूज कर सकते हैं, पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, एंड आप मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं, है ना। तो ये इसको बोलते हैं डुअल यूज क्या टेक्नोलॉजी, ये दोनों के लिए यूज हो रहा है, पीसफुल पर्पस के लिए एंड मिलिट्री पर्पस के लिए भी, समझ में आ रहा है। जैसा रॉकेट टेक्नोलॉजी, इंडिया का रॉकेट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, ठीक है, इसीलिए बहुत लोग इंडिया में आके अपना सैटेलाइट छोड़वाता है ना, पता होगा आपको, ठीक है ना। सुनो, तो ये रॉकेट टेक्नोलॉजी से ये याद रख लो, ठीक है। देखो, रॉकेट टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, कोई एक रॉकेट को अर्थ से स्पेस पहुंचा रहा है ना, स्पेस।
अभी कोई एक कंट्री अपना ये रॉकेट को स्पेस पहुंचा सकता है, मतलब ये तो आराम से यहाँ तो पहुंचा ही सकता है ना। तो जिसका भी रॉकेट टेक्नोलॉजी, जो भी कंट्री का रॉकेट टेक्नोलॉजी जिसका भी स्ट्रांग होगा ना, उसका मिसाइल सिस्टम स्ट्रांग होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए इंडिया का मिसाइल सिस्टम को माना जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसका रॉकेट टेक्नोलॉजी अच्छा है, ठीक है, सिंपल। तो रॉकेट टेक्नोलॉजी को देखो, ये एक पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, अलग पर्पस के लिए, सेटेलाइट वेटेलाइट के लिए, फिर मिलिट्री के लिए भी यूज़ कर रहा है एज ए मिसाइल, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया डुअल यूज टेक्नोलॉजी का, समझ में आ रहा है। फिर जैसा देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको मिलिट्री में भी यूज़ कर सकता है और अपना जो डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकता है, समझ में आ रहा है ना। डुअल यूज टेक्नोलॉजी, ये समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, टेक्नोलॉजी यूज फॉर बोथ कॉमर्शियल एंड मिलिट्री पर्पस, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इजी। ओके, नाउ क्वेश्चन 56, द मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, ये तो देखो सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो ये अर्थ का वो है ना, वो है, तो सबसे ऊपर वाला क्या है, क्रस्ट, फिर क्या बोलता हम लोग, मेंटल, फिर कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तो आपको पता है ना, तीन वो है, डिवीजन है ना। नाउ देखो ये जो है इसको याद कर लेना, ठीक है, ये इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे पूछ देगा, ठीक है, एमजी महात्मा गांधी, ठीक है, इधर में सी आर एल, ये डायग्राम याद करने से आप लोग का सब चीज़ याद हो जाएगा, ये कंटिन्यूटी सब, ठीक है। ये जो क्रस्ट एंड मेंटल का बीच में जो ये जो चेंज है ना, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी हो रहा है ना, क्रस्ट जो कंटिन्यू नहीं होकर डिसकंटिन्यू हो रहा है ना, तो इसको बोलता है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी या मोहोस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, सिंपल। फिर ये सेकेंड, इसमें क्या होता है, ये मेंटल एंड कोर का बीच में जो होता है इसको बोलता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, सिंपल ना, सिंपल। अभी देखो ये क्रस्ट को हम दो भाग में कर सकते हैं, इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट का बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होता है इसको बोलता है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, कॉनराड, CONRAD ना। फिर आप लोग ये सब पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन ये डायग्राम से आपको याद हो जाता है। फिर इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल का क्या होता है, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। फिर कोर, कोर का भी क्या, कोर का लेहमैन, ठीक है, इनर कोर एंड आउटर कोर। तो एग्जाम में पूछ देगा कि इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल का क्या है, ये डिसकंटिन्यूटी कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, तो रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, सिंपल, ठीक है। तो मोहोरोविक क्या हो गया, आप बताओ, ये तो ये पूरा क्रस्ट है, क्रस्ट एंड मेंटल का बीच में, तो क्रस्ट एंड मेंटल, तो ये आंसर हो जाएगा 4, सिंपल है ना। तो याद होने से सिंपल होगा, आप ये अगर पढ़ चुका है तब आपको सिंपल लगेगा, ठीक है। आप भूल भी सकते हैं, इसलिए ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ये महात्मा गांधी, इधर से CRL लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, और ये क्या, चित्तरंजन दास, ठीक है। ऐसे याद नहीं करना तो मत करो, महात्मा गांधी ठीक है, CRL डायरेक्ट याद करो, ठीक है। 57, क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू वेरियस mechanisms adopted by animals to survive in harsh climatic conditions। तो एक साइड में मैकेनिज्म्स दिए, एक साइड में एनिमल्स के बारे में दिया, ठीक है। अभी देखो, पहले देखो ये हाइबरनेशन मतलब क्या, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो रहा है ना। हाइबरनेशन मतलब क्या होता है, जब देखो आप लोग डिस्कवरी चैनल देखा होगा, उसमें पोलर बियर देखा होगा आप लोग, ठीक है। पोलर बियर लोग जब ठंडा आने वाला होता है ना, आप देखा होगा
कि ठंडा जब आने वाला होता है, विंटर सीजन आने वाला होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वो खाना शुरू हो जाता है। क्या क्या खाना शुरू हो जाता है, ठीक है, जो भी मिलता है, मछली मार मार के खाता है, ठीक है, जो भी एनिमल्स मार मार के खा रहा है। तो इन्हें भी वो असली में क्या कर रहा है, असली में वो अपना चर्बी को बढ़ा रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ा रहा है अभी बताएगा, ठीक है। उसका जितना चर्बी बढ़ेगा ना, तो वो चर्बी जितना बढ़ेगा, अभी क्या होगा, जब ठंडा दिन आ जाएगा तो ये जो बालू जो है, ये बालू जो मिट्टी का अंदर चला जाएगा, गुफा का अंदर चला जाएगा, इसकर वहाँ पे जस्ट बैठेगा, जस्ट चुपचाप बैठेगा, ज़्यादा हिलडुल भी नहीं करेगा। क्यों ज़्यादा हिलडुल नहीं करेगा, क्योंकि हिलडुल करेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी ये जो चर्बी यहाँ पे गेन किया था, वो चर्बी से ही इसको पूरा विंटर मंथ्स काम चलाना है, ठीक है। वो बाहर तो नहीं आ सकता, बाहर आने से मर जाएगा, ठीक है, इतना ठंडा हो जाएगा ये इसमें, ठीक है। तो वो अंदर में ही बैठेगा। तो जब अंदर में वो बैठेगा तो देखो, जब वो अंदर में बैठेगा तो क्या होगा, तो खाना तो नहीं है, तो वो जो चर्बी जो है ना, वही चर्बी जो क्या होगा आपका बर्न होके आपका एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है ना, वही चर्बी आपका एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और आपको बचा के रखेगा। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए क्या होता है, इसलिए आप लोग देखा होगा, जो थोड़ा ठंडा ठंडा जगह वाला में ना, ये थोड़ा सा तेल चीज़ ज़्यादा खाता है, घी ऐसा ना। जैसा अगर आप उधर जाएगा तो क्या नाम है, तवांग ऐसा जाएगा, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक चाय मिलता है, ठीक है, बहुत मज़ा होता है, बहुत टेस्टी होता है, बटर टी ना क्या बोलता है, ठीक है, बटर टी बोलते हैं शायद, देख लेना, हम याद नहीं आ रहा है। मतलब क्यों, क्योंकि वो जगह जो ठंडा जगह है, तो ठंडा जगह है तो आपको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए चर्बी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो ये है क्या, इसको बोलता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का और एक नाम होता है, क्या नाम होता है, विंटर स्लीप। विंटर स्लीप बोलता है, ठीक है। विंटर स्लीप क्या है अभी अभी बताया, बहुत अंदर चला जाता है, इसके बाद वहीं पे सिर्फ लेट के बैठता है, ज़्यादा भी वो नहीं करता, ज़्यादा हिलडुल नहीं करता है, ताकि एनर्जी को बचाओ, ठीक है। बिना एनर्जी का तो मर ही जाएगा। देखो हम लोग सब एनर्जी ही है, ठीक है, एनर्जी ही है, हर चीज़ एनर्जी ही है, ठीक है। जब आइंस्टाइन जब E=mc² बोल रहा था, इसका मतलब क्या है, कोई भी मास है, अगर कोई भी चीज़ वो इतना एनर्जी से बना हुआ है, ठीक है, तो M फॉर मास था ना, तो कोई भी मास जो एनर्जी है, तो आप भी एनर्जी से ही बना हुआ है, ठीक है। ये बात पहले से ये इंडियन जो योगिक जो कल्चर है उसमें बोलता था कि हाँ सब चीज़ एनर्जी से, ठीक है। अभी जब साइंस ये सब मानना शुरू हो गया, अभी ये साइंस भी इसको मानना शुरू हो गया, ठीक है। तो हम लोग सब एनर्जी ही है, ठीक है। तो हाइबरनेशन मतलब क्या है, विंटर स्लीप। और बैट लोग विंटर स्लीप में जाता है क्या, हाँ ये लोग भी जाता है, ठीक है, ये लोग गुफा में जाता है, ठीक है, इसके बाद विंटर स्लीप करता है, ठीक है। तो ये ठीक है। अभी एस्टिवेशन क्या है, देखो एस्टिवेशन क्या है, एस्टिवेशन भी हाइबरनेशन जैसा ही है, लेकिन ये केस में क्या होता है, ये समर को जाता है, समर, ठीक है, समर को। जैसा आप लोग देखा होगा ना, इसको क्या बोलेगा, जैसा अर्थवर्म को अगर आप धूप में छोड़ देगा ना, वो मर जाएगा। अच्छा आप लोग हमको बताओ, अर्थवर्म क्या से सांस लेता है, रेस्पिरेशन क्या से लेता है, आप लोग बताओ। नाक से लेता है क्या, नोज से लेता है क्या, ट्राकिया से लेता है क्या, नोज तो होता ही नहीं, तो नोज से नहीं लेगा, मैंने लंग्स से नहीं लेता है, ट्राकिया से भी नहीं लेता है। ट्राकिया से कौन लेता है, मेरा ये कॉकरोच लोग लेता है, ठीक है। तो अर्थवर्म क्या से सांस लेता है, स्किन से लेता है। अगर कोई बोल रहा है तो आप रॉन्ग है, सिर्फ स्किन से नहीं लेता है, वो मॉइस्ट स्किन से लेता है, मॉइस्ट स्किन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्किन से लेता है बोलने से थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ड्राई स्किन अगर होगा ना उसका, तो वो सांस नहीं ले सकता। इसलिए कि ये जो अर्थवर्म्स होता है ना, वो जब गर्म में अगर ये सपोज क्रॉस कर रहा था एक रोड, तो वहीं में मर जाता है। क्यों, क्योंकि धूप आया, उसका जो बदन का जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म हो गया, इसके बाद सांस लेने नहीं सका, मर गया,
ठीक है। तो सांस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप लोग का अचानक सांस खत्म हो गया तो आप लोग भी खत्म है, ठीक है। अभी देखो, अच्छा यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ रहा है, जो आप लोग को पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। धूप में आप लोग देखा होगा ब्लू हो जाता है ना, अर्थवर्म ब्लूइश हो जाता है, क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, क्यों? नीचे ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिया होगा, आप लोगों को क्या टिक करके आना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो सांस नहीं ले सक रहा, अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर में जो सेल लोग काम कर रहा था वो लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है ना, तो पूरा बदन में ऑक्सीजन नहीं जाके कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाता पूरा, इसलिए वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। वो ये अर्थवर्म जो, ठीक है। इसलिए आप लोग देखा होगा कि अगर कोई आदमी डूब गया ना, तो वो लोग का बदन पूरा ब्लू हो जाता है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में भर गया, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहा था, एस्टिवेशन क्या है, इसमें ये भी हाइबरनेशन टाइप का ही है, लेकिन ये समर का होता है, ठीक है। गर्म का वजह से अगर कोई, जैसा ये अभी जो हम बोला ये अर्थवर्म, ये मिट्टी के अंदर चला जाएगा, समर स्लीप, ठीक है। एस्टिवेशन क्या है, समर स्लीप है। तो क्योंकि वो समर स्लीप है तो वो गर्म दिन में ही होता है, ठीक है, ये याद रखना। और गर्म दिन में भी एस्टिवेशन, जो आप एक चीज़ याद रखो कि ये सिर्फ कोल्ड, क्या बोलता है, ये सिर्फ आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल लोग ही करता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल लोग ही करता है, ठीक है, याद रखो। ओके, देखो, तो एस्टिवेशन क्या है, समर स्लीप। हाइबरनेशन क्या है, विंटर स्लीप। क्रोकोडाइल एस्टिवेशन करता है क्या, समर स्लीप करता है क्या? सोच के देखो। बीज, स्नेल, ये लोग तो करता ही है, ठीक है। आप लोग देखा होगा कि ये जो क्रोकोडाइल्स होता है, ये जो पानी से निकल के धूप खाता है ना, तो आपको लग रहा होगा कि एस्टिवेशन तो नहीं होगा क्रोकोडाइल में, लेकिन बहुत ठंडा जगह में ना, थोड़ा ज़्यादा बहुत गर्म जगह में ना, उसमें ये लोग भी पानी का बहुत अंदर चला जाता है, ठीक है। तो एस्टिवेशन हालांकि हम लोग को लग सकता है कि क्रोकोडाइल में नहीं होता है, लेकिन होता है, ठीक है, याद रखो। डायापोज क्या, अभी देखो थोड़ा सा। डायापोज कुछ नहीं है, जैसा ये मेरा स्पाइडर्स होता है ना, स्पाइडर्स, जितना भी एंथ्रोपोड्स है, एंथ्रोपोड्स माने जिसका ये लिम्स निकला होता है, बिच्छू हो गया ना, स्कॉर्पियन, फिर आपका ये स्पाइडर्स हो गया, मोथ्स हो गया, बटरफ्लाइज, ये लोग एंथ्रोपोड्स है। तो ये बहुत सारा इंसेक्ट्स जितना भी है, ठीक है, वो लोग क्या करता है, वो लोग जब अगर कुछ प्रॉब्लम वाला समय आ जाता है ना, जिसमें सपोज आप लोग सोचो कुछ एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन अगर आ गया, ठीक है, एनवायरमेंट कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, एडवर्स सिचुएशन आ गया एनवायरमेंटल कंडीशन वाला, ठीक है, तो ऐसा में वो लोग क्या करेगा, अपना जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ना, अपना डेवलपमेंट प्रोसेस को वो लोग डिले कर देता है, ठीक है, ये नेचुरली वो लोग डिले कर देते हैं, इसको बोलता है डायापॉज, ठीक है। तो डायापॉज को एंथ्रोपोज लोग करता है, ठीक है, ये भी याद कर लो। तो 1 to 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। विद रेफरेंस टू India's pharmaceutical sector, consider the following statements. फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, in terms of volume, India is largest provider of generic medicines. अच्छा, जेनरिक मेडिसिन क्या है, जल्दी बताओ। जेनरिक मेडिसिन क्या है? देखो, मेडिसिन आप लोग देखा होगा, एक होता है जेनेरिक, ठीक है, एक होता है ये इसको क्या बोलता है, ब्रांडेड, ठीक है,
एक होता है जेनरिक दवाई, एक होता है ब्रांडेड दवाई, ठीक है। तो जेनरिक दवाई क्या होता है, वो कम दाम होता है, ब्रांडेड नहीं होता है। ब्रांडेड दवाई तो दाम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इंडिया जो जेनरिक दवाई का लार्जेस्ट प्रोवाइडर है, ये राइट है, ठीक है। कम दाम होता है, इसलिए इंडियन जो ये दवाई होता है ना जेनरिक वाला, वो कम दाम का होता है। ब्रांडेड वाला जो आप लोग सिप्ला विप्ला क्या 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 खाते रहता है ना, वो सब ब्रांडेड है, वो ज़्यादा दाम होता है, ठीक है। यहाँ कुछ हम लोग कुछ थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस करेगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दो। आप जब डॉक्टर के पास जाता है ना, अगर वो डॉक्टर अच्छा है ना और वो समझता है ना, तो आपको जेनरिक दवाई देगा, क्योंकि उसका दाम कम होता है, ठीक है। वो मतलब बोलने में तो ऐसा बोल सकता है कि ब्रांडेड ही अच्छा होता है, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। ब्रांडेड ही अच्छा होता है कोई कोई डॉक्टर बोलेगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझना है कि जो ब्रांडेड ये क्या बोलता है, यूएन है ना हम लोग का, यूएन का डब्ल्यूएचओ भी इंडिया से जेनरिक दवाई लेता है, प्रोक्योर करता है इंडिया से जेनरिक दवाई, इंडिया से। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये कि इंडिया का जो जेनरिक दवाई है ना, क्वालिटी अच्छा है उसका, इसलिए तो डब्ल्यूएचओ भी तो ले रहा है ना। स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड को तो मेन वो ये कर रहा होगा ना, मतलब स्टैंडर्ड को तो पूरा फुलफिल कर रहा होगा इंडियन जेनरिक दवाई, इसीलिए तो डब्ल्यूएचओ भी तो ले रहा है और पूरा दुनिया में फैला रहा है ना, पूरा दुनिया में दे रहा है ना। स्पेशली अफ्रीका में तो पूरा इंडियन जेनरिक दवाई जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचो कि जेनरिक दवाई खराब होता है, ब्रांडेड ही अच्छा होता है। बहुत लोगों का दिमाग में तो यही बैठा हुआ है, ठीक है। हम लोग स्पेशली अरुणाचलीज, ब्रांडेड दवाई अच्छा होता है, फालतू बात है, ठीक है। ये सब सुनो अभी, ओके। हालांकि ऐसा ये डिबेटेबल भी है, ठीक है। कुछ कुछ ब्रांडेड दवाई जो क्या होता है कि बहुत अच्छा प्रोसेस से भी जाता है, ये भी राइट है, लेकिन उतना खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। स्पेशली बीमार के लिए, बीमार को ठीक करने के लिए ब्रांडेड दवाई खाने से ही अच्छा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। जेनरिक दवाई से भी ठीक होता है, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या बोल रहे हैं, डब्ल्यूएचओ भी प्रोक्योर करता है इंडिया से जेनरिक दवाई, ठीक है। मतलब क्या है, इंडियन जो जेनरिक दवाई है अच्छा है, इसलिए तो ले रहा है ना। तो इसके बाद क्या हो रहा है देखो, अभी सुनो। तो डॉक्टर जो क्या करता है आजकल, ब्रांडेड दवाई ही लिख देता है, ठीक है। ब्रांडेड दवाई लिख देता है। क्या होता है एक्चुअली, ये डॉक्टर्स लोग को, ये जो बड़ा बड़ा जो कंपनीज है ना, ब्रांड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये लोग आके बोलता है कि आपको हम आप ये दवाई लिख दो, इससे आपको कुछ कमीशन मिले, ठीक है। तो ये कमीशन मिलने वाला चीज़ जो है, उसका वजह से ब्रांडेड दवाई लिख देता है डॉक्टर्स लोग, बहुत लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई डॉक्टर्स देख रहा होगा तो देखो, आप लोग खराब नहीं पाना है एज ए टीचर या एज ए फैकल्टी, ठीक है। हमको ये सब ट्रूथ को बताना पड़ रहा है, ठीक है। और आप लोग भी समझ ही रहा होगा कि हम सही बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ हम गलत बोल रहे तो आप लोग भी हमको कमेंट्स में बताओ, ठीक है। सुनो, तो जो ये कमीशन सिस्टम हो रहा है, ठीक है, ये चल ही रहा है, ठीक है। तो ये जो कमीशन सिस्टम जो है, ये कहीं ना कहीं आपका पॉकेट खोखला करने में बहुत बड़ा सहयोग दे रहा आपको, ठीक है। तो जो चीज आपको कम दाम में कर सकता है, आप वो उसको बहुत ज्यादा दाम में आप ले रहा है, ठीक है। तो इसके बाद डॉक्टर को क्या होता है कि लोग भरोसा कर देता है, वो जो लिखा हुआ है अच्छा ही होगा, ऐसा, ठीक है। तो वो भरोसा को आप ये डॉक्टर्स लोग थोड़ा सही वे में यूज करने से, ठीक है। वैसा भी आप लोग का जो ये है, क्या बोलता है, आप लोग का फादर, ठीक है, फादर ऑफ ये क्या, ये मेडिकल लाइन का जो फादर, उसको क्या बोलता है, मेडिकल नहीं बोलता है, हिपोक्रेटस, आप लोग मालूम होगा, ठीक है। ये हिपोक्रेटस का बारे में मालूम होगा, तो फादर ऑफ ये मेडिकल साइंस बोलता है कि इसको, शायद आप लोग देख लेना। तो ये तो खुद बोलता था, ठीक है, कि फॉर हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, ये इसमें हेल्थ सेक्टर में कभी भी कोई पैसा नहीं कमाना है। हेल्थ से रिलेटेड कोई बीमार है, तुम वो बीमार है बोल के उसके ऊपर में तुम
पैसा कमा रहा है तो वो तो इनह्यूमन है ना, इनह्यूमन है कहीं ना कहीं। आप पैसा कमाओ, आपको बहुत पैसा कमाना है तो आप बिजनेसमैन बनो ना, डॉक्टर मत बनो। आपका काम बिजनेसमैन का है तो आप बिजनेस करना चाहिए था, आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, तो ये हिपोक्रेटिस आपका ही फादर लोग बोल रहा है तो आप उसको भी तो नहीं मान रहा ना। तो ये सब हो रहा है, ठीक है, ये सब हो रहा है। अभी हम इसको बदलने के लिए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना बड़ा बड़ा, ये इसको बदलने नहीं देगा। कहीं ना कहीं वो लोग इतना उसका पास पैसा होता है कि वो लोग ये उधर पॉलिटिशियन लेवल में भी पैसा फेंकेगा, इसके बाद प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है, अभी क्या करें। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को बोलता है ना योगा करो, ठीक है, तो बीमारी नहीं होगा तो आपको ये सब टेंशन झेलना नहीं पड़ेगा ना। फिर कोई कोई बोलेगा क्या आप तो हिंदू बात कर दिया। अरे पागल, कोई अपना बदन वदन ऐसा ट्विस्ट कर रहा है, उसे हिंदू मुस्लिम का क्या बात है। हाँ, कोई हेल्दी रह रहा है उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जिसको योगा वर्ड मजा नहीं आ रहा तो आप लोग एक्सरसाइज करो, होगा, चलो ठीक है एक्सरसाइज करो। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम ये सब बात मत करो। ठीक है, सुनो, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है आपको बता चुका है, इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये भी राइट है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ये क्या कर सकता है, प्रोजेक्ट्स में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एंड इंडिया हाईएस्ट या लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक मेडिसिन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर द फॉलोइंग। तो आइलैंड, इधर इस तरफ में आइलैंड दिया हुआ है, इस तरफ में वाटर बॉडी दिया हुआ है। ठीक है, तो नेटूना आइलैंड, नेटूना आइलैंड कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में है, ये राइट है। ठीक है, ये राइट है। नहीं, नेटूना आइलैंड, नेटूना आइलैंड हाँ साउथ चाइना सी में है, चलो ठीक है। तुलागी आइलैंड, ये भी साउथ पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, ये बात ठीक है। एक्चुअली आपको ये समझना है, ये एक्चुअली ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो तुलागी आइलैंड है ना, ये तुलागी आइलैंड, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, आपको पता होगा ये चाइना में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है बोल के। ठीक है, तो उसमें कुछ एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट राइट्स ये तुलागी आइलैंड में ये सिक्योर किया। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, इसलिए आप लोग ये जानो कि तुलागी आइलैंड कहाँ पे। आप लोग को एग्जाम में ऐसा तकलीफ क्वेश्चन नहीं भी पूछ सकता है, आप लोग डायरेक्ट बोले तुलागी आइलैंड कहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग को बोलना है ये साउथ पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, या तो पैसिफिक ओशन सिर्फ लिख देने से भी पैसिफिक ओशन हो जाएगा। ठीक है, वनीला आइलैंड, तो ये दोनों राइट हो गया। वनीला आइलैंड मेडिटेरेनियन सी में तो नहीं है, ये कहाँ पे मेरा इंडियन ओशन में है, तो ये रॉन्ग है। 3 रॉन्ग होंगे, तो ये तीनों कट गया, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 60, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने वाला ये रूल्स। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, दीज आर एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ये थोड़ा पता होगा। ठीक है, आपको ये पता होगा कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट जो क्या किया था, गवर्नमेंट ये बोला था ना कि जितना भी ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म माने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, ऐसे जो भी ई कॉमर्स जो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स कर रहा है, वो लोग का ऊपर में क्या बोला था कि वो लोग जो भी देखो, एक चीज पहले सुन लो तब आपको ज्यादा क्लियर हो। सपोज इंडिया जो है ना, इंडिया जो नहीं चाहता कि इसका देश में ये आओ, चाइनीज गुड्स आओ। ठीक है, चाइनीज गुड्स मत आओ सोच रहा है अगर, तो
क्या करेगा, ये ई कॉमर्स जो है वाला जो है, ये जो सपोज थाईलैंड से एक सामान लाएगा, तो देखो, तो ये जो चाइना है ना, चाइना क्या करेगा, डायरेक्ट इंडिया नहीं बेच के वो थाईलैंड बेचेगा, फिर थाईलैंड से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो इन्हें वे क्या कर रहा हम लोग, चाइनीज गुड्स ही तो ले रहे हैं इन्हें वे, ठीक है, ऐसा दिमाग लगाता है, ठीक है चाइना लोग। अभी ध्यान से सुनो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स का को बदल दिया गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें क्या बोला देखो, दीज आर एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स, ये लोग इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जितना भी, जियो का भी अपना मार्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाला, रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विस टू इंडियन कंज्यूमर। मतलब ये है कि बाहर में भी अगर वो सिचुएटेड है, अलीबाबा, अलीबाबा का अपना वो था ना, ये ई कॉमर्स बिजनेस था ना, तो वो इंडिया से बाहर तो है उसका ओरिजिन जो, लेकिन इंडियन जो आदमी लोग हैं वो लोग चाइना से भी डायरेक्ट मंगाता था ना, तो ये जो एक्ट है, ये जो रूल्स है, ये जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है, आइदर रजिस्टर्ड इन इंडिया और बाहर भी, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये राइट है, ठीक है, आपको ये बात याद होना है, ठीक है, कि अब्रॉड से जो आ रहा है उसको भी क्या कर रहा है, उसको भी एप्लीकेबल है ये रूल्स। स्टेटमेंट नंबर 2, the rules require the mandatory display of country of origin। कौन सा कंट्री से आ रहा है, इंडिया से, इंडिया में तो बेच रहा है, लेकिन कौन सा कंट्री से आ रहा है, ये चाइना से आ रहा है क्या, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट तो चलो इंडियन है, अमेजोन बाहर का है कि नहीं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इंडियन कस्टमर को कुछ बेचना है तो उसका इंडिया कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा। ये देखो डायरेक्टली चाइना नहीं बोल रहा हम लोग, ठीक है, हम लोग का जो गवर्नमेंट है ना वो भी खेलता है, तो बहुत डेंजर से खेलता है ना, वो लोग बुद्धू थोड़ी है, ये लोग डायरेक्ट चाइना का नाम नहीं लिया, बोला ये कंट्री ऑफ ओरिजिन बताओ, ताकि देखो गवर्नमेंट को पता है कि चाइना का अगेंस्ट में थोड़ा सा सेंटीमेंट आदमी लोग में है, ठीक है, एंटी चाइना है, तो वो उसको यूज करने के लिए बोला कि आपको ओरिजिन बताना पड़ेगा। क्लियर, तो ये दोनों राइट हो गया, तो 60 का क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 61, कुरिंजी, द टर्म कुरिंजी, मुलाई एंड मारुदम ड्यूरिंग द संगम पीरियड। देखो संगम लिटरेचर के बारे में आपको हम बोला ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो एक्चुअली ये सब क्या है, ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ लैंड है, कुरिंजी, मुलाई, मरुदम, थोड़ा याद करो, ठीक है, आपको हम शायद लास्ट क्लास में, लास्ट ये लेक्चर में MCQ सीरीज का, उसमें हम आपको इसका बारे में बताया था, तोल का पीएम, इसका बारे में आप लोग को हम बताया था, ठीक है, तो ये तोल का पीएम में ये डिवीजन ऑफ लैंड्स का बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स का बारे में दिया हुआ है, इसमें 5 डिवीजन है, ये भी थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है, 5 डिवीजन ऑफ लैंड है, 3 तो आप लोग पढ़ ही लिया, क्या क्या बोला है, कुरिंजी, फिर मुलाई और फिर मरुदम, ठीक है, फिर नेदाल एंड पलाई, देखो 3 तो आप लोग पढ़ लिया, नेदाल NEYDAL, नेदाल, फिर पलाई, ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ लैंड है, मतलब क्या है कि एक्चुअली क्या है, अगर वो माउंटेनियस लैंड है या ठीक है हिली वाला लैंड है तो उसको क्या बोलता है, कुरिंजी। आप लोग लिखना है तो लिख लो, ठीक है, कुरिंजी क्या है मेरा,